सीएम धामी ने केंद्रीय बजट को बताया जन कल्याणकारी, कहा सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने वाला है बजट। सीएम धामी ने देहरादून स्थित जिला कारागार में नशा मुक्ति कार्यशाला का किया शुभारंभ। 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का लिया संकल्प। काशीपुर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, 5 अवैध देशी तमंचे भी किए बरामद। चंपावत की पुरुष कराटे टीम ने खेल महाकुंभ में दूसरा स्थान किया प्राप्त, 4 गोल्ड मेडल सहित जीते 22 पदक। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट पर सीएम धामी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, हमारे मीडिया प्रभारी श्री मनवीर जी और महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर जी एवं आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और बजट पर चूँकि वैसे तो पहले ही कल आप सभी लोग जो हमारी तरफ से एक बजट पर प्रतिक्रिया जानी थी वो चली गई है, लेकिन आज संक्षेप रूप में फिर भी चूँकि कुछ उत्तराखंड से संबंधित और जो देश के बजट में प्रमुख रूप से जिन चीज़ों को लिया गया है उनकी चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष आप सबको आज यहाँ पर संवाद और मैं कहूँ कि एक मिलन भी है। बहुत दिनों से मिलन भी नहीं हो पाया और इसके साथ साथ यह भी हमने तय किया था कि आज चंद्रशेखर जी आज ये तय किया हम लोगों ने कि पिछले दिनों एक मिलेट का भोज यहाँ पर रखा गया था कृषि मंत्रालय के द्वारा। उस दिन आप लोगों की संख्या पूरी नहीं हो पाई थी और हमने तय किया कि आज एक पंथ दो काज, ये दोनों एक साथ हो जाएं और आप लोग आए, आपका स्वागत है। ये बजट कई मायनों में एक मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है और अमृतकाल का बजट है। इस बजट में इस स्वर्णिम काल में, जिसको अमृत काल हम कह रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम काल भी है। इस स्वर्णिम काल में भारत की गति क्या होगी, भारत की दिशा क्या होगी, भारत दुनिया का कैसे नेतृत्व करेगा, उसकी एक छाप दिखाई पड़ती है। जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तब से लेकर अगर हम आज तक का आकलन करें तो प्रति व्यक्ति आय जस्ट उसके दुगना हो गई है। तेजी से भारत आगे बढ़ा है और इस बजट से जहां 130 करोड़ भारतवासियों के स्वप्न, उनके लक्ष्य, उनको तय करने वाला तो यह बजट है ही है। इसके साथ साथ यह बजट जो आज भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है, तेजी से भारत जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बना है और पूरी दुनिया की जो अपेक्षाएं इस समय में, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, लड़खड़ा रही है, ऐसे समय में भारत 10वें स्थान से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो पूरे विश्व की भी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला भी ये बजट है। इसके साथ साथ जो गरीब वर्ग के लिए वित्त मंत्री जी ने जो बजट कल रखा है, उसमें जो टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख थी सालाना, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जहां इस बजट में उद्यमियों की, गरीब वर्ग की और मध्यम वर्ग की
विशेष रूप से चिंता की गई है। इसके साथ साथ अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले आज जिला कारागार देहरादून में गया था, तो वहाँ पर जब मैंने उनको बताया आज कि इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है कि जो कैदी जेलों में बंद हैं, जो निर्बल वर्ग के हैं, वृद्धजन हैं, जिनकी कोई बेल लेने वाला नहीं है, उस धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है, जिससे कि मैं समझता हूँ 2 लाख कैदी ऐसे हैं जिनकी सज़ा पूरी हो गई है, लेकिन रिहाई के लिए जो रकम तय होती है वो न होने के कारण से वो जेल में बंद रहते हैं। अब ऐसे जो गरीब कैदी हैं उनके लिए भी सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो महत्वाकांक्षी योजना कि हर किसी का पक्का मकान हो और उसको लेकर हर किसी को पक्की छत मिले, लगातार भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे कि अब शहरी इलाकों में जो मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद होती थी, अब कुल मिलाकर 3 जनवरी 2022 तक अभी तक 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण हो चुका है और नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का और भी निर्माण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 66% का बजट बढ़ाना, यानी कि गरीब वर्ग की विशेष रूप से इसमें चिंता की गई है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए इस आम बजट में कई सौगात दी है, जिसमें से अमृतकाल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना में 2 साल के लिए इस योजना का आगे का प्रावधान किया गया है, जो मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक का महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं और इस पर 7.5% की सालाना दर से ब्याज दिया जाएगा और बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो इस पैसे को आंशिक रूप से निकासी भी की जा सकती है। गांव और किसान को भी इसके केंद्र में रखा गया है, जहां किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। गांव और किसानों के लिए सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक का जो एक बड़ा लक्ष्य है, ऋण बांटने का लक्ष्य तय किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मोटे अनाज को लेकर हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को इसमें विशेष रूप से फायदा होने वाला है। 3600 रुपये कुंटल, 3600 कुंटल का जो मड़वा का अनाज है वो पहले से भी खरीदा जा रहा है और भारत सरकार ने भी इसको अपनी स्वीकृति दी है। और इससे जहां मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ये अन्न योजना प्रारंभ की गई है, वहीं किसानों की खेती की योजना में बनाने में बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में भी निश्चित रूप से इससे मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और लाभ कमाने की भी क्षमता बढ़ेगी। जहां समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उससे निश्चित रूप से ये दोनों ही प्रकार के फायदे होंगे और किसान और सरकार दोनों के बीच में समन्वय भी बढ़ेगा और इससे एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा, जिसके तहत स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस बजट में मत्स्य संपदा की भी नई उप योजना में 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण विकास और जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उन सभी को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो युवाओं के लिए कौशल विकास की जो स्किल डेवलपमेंट जो विभाग है, कौशल विकास विभाग, यह विभाग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो तब प्रारंभ हुआ था, जिसमें प्रारंभ में 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। और ये कौशल विकास सहित सप्तऋषि योजना है। इसमें जिसके मुख्य 7 लक्ष्य हैं उनमें सप्तऋषि कहा गया है। इसमें से समावेशी विकास
और युवा शक्ति को इसके मुख्य फोकस में रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है। देहरादून में मेडिकल और जिला अस्पताल कोरोनेशन को आखिरकार कई महीने बाद यूरोलॉजिस्ट मिल ही गया है। बता दें, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला अस्पताल में पिछले कई महीने से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा था, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इसकी सुविधा मिल जाने से मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड नहीं कराना पड़ेगा। देहरादून के पूर्व सीएमओ मनोज उप्रेती ने अल्ट्रासाउंड का चार्ज संभाला है, जिसमें कि वो 3 दिन दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो 3 दिन जिला अस्पताल कोरोनेशन में बैठेंगे। थी वो मेरा क्लिनिकल वर्क था, तो मुझे जो है जिम्मेदारी दी गई थी सीएमओ की, तो वो मैंने अपना जो जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उसको निभाया। अब एक लंबा अरसा हो गया था जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने लिए और थोड़ा समय चाहिए और अपने काम के लिए भी समय चाहिए, तो मैंने जो है रिक्वेस्ट करी थी अपने अधिकारियों से कि मुझे जो है एक नई जिम्मेदारी जो है रेडियोलॉजिस्ट की वापस दे दी जाए। तो मैंने वो लिया है और साथ ही साथ मुझे चांस की बात थी कि जिला अस्पताल के साथ साथ दून अस्पताल में भी काम करने का मौका दिया गया है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं जो है लोगों को यहाँ पे भी सेवाएं दे दूँगा और वहाँ पर भी दे दूँगा। हल्द्वानी में नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 और 12 में जेसीबी चलाकर 2 अवैध बिल्डिंग ध्वस्त कर दी। बता दें, बीते दिन कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यहां छापामार कार्रवाई की थी। उसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, जहां सरकारी कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डाला, साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की, जिसके बाद पुलिस ने 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं 2 दिन का समय दिए जाने के बाद आज नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से दोनों अवैध बिल्डिंग को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम आई है। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। मैं स्वयं उपस्थित हूँ यहाँ पर, और जो अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। निर्माण नजूल जमीन को अवैध कब्जा करके बनाए जा रहे थे, उसका निरीक्षण 30 तारीख को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ही जो इस प्रकार अराजकता भद्रता की गई, राजकीय कार्य बाधा उत्पन्न की गई, यह बात उचित नहीं थी। जमीन भी अवैध है, निर्माण भी अवैध है, उसके बाद ही अराजकता ठीक बात नहीं थी। और ये बार बार शिकायतें आ रही थी कि इस क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी क्रम में 30 तारीख को भी कार्रवाई हुई, 31 को भी है और आज भी की जा रही है। इनको पूर्व में सूचित कर दिया गया, नोटिस दे दिया गया था। इन्होंने 2 दिन का समय मांगा, तो वो समय अवधि पूरी हो गई थी। तो प्रशासन के आदेश पर जिला विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम आज दोनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 12 में अभी 3-4 दिन पूर्व इसमें जो नजूल लैंड पर निर्माण हो रहा था उसको रोकने के लिए कार्रवाई की गई थी। उस दिन इन लोगों के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन में इस निर्माण को हटा लिया जाएगा, जो भी अवैध निर्माण है। और चूंकि इनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था, इसलिए आज नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। पूरे विश्व में वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में वन विभाग ने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया, जिसमें वन विभाग के कई रेंजों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान विभागीय अधिकारियों ने कर्मचारियों को पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा की जानकारी दी। वहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि समस्त वन विभाग पर्यावरण को बचाने में लगा हुआ है। वहीं मेहमान पक्षी सुरक्षा और देखरेख के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। साथ ही कहा कि जब तक स्टाफ ही जागरूक नहीं होगा तब तक जनता को जागरूक नहीं हो पाएगी, इसलिए स्टाफ को जानकारी जरूरी है। और हम लोग सब लोग जो पर्यावरण और सबको बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो इसी की एक कड़ी है कि जो विदेशी पक्षी, जो मेहमान पक्षी आते हैं, तो ये ऐसे रिजर्वायर्स में आते हैं, तो इनके लिए सुरक्षा के लिए और इनकी सारी की व्यवस्था के लिए ही आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आम जनता में जागरूकता करने के लिए ही आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा आज वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है, 2 फरवरी है, जिसको पूरे विश्व में हम की जो रामसार साइट्स हैं उसके कन्वेंशन है, उसके बारे में बात करने के लिए भी आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और कल फिर हमारा नेक्स्ट डे, कल हमारा फाटो में है प्रोग्राम, उसमें हम प्योरली बर्ड वॉचिंग के बारे में जो हमारे लोकल गाइड्स हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उनको जागरूक करने के लिए कल प्रोग्राम कर रहे हैं।
हल्द्वानी में अशोका लीलैंड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते कर्मचारियों ने स्मार्ट स्किल का पुतला फूंका। कर्मचारियों का कहना है कि स्मार्ट स्किल के माध्यम से रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें अशोका लीलैंड ने लगभग 300 कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, मगर फर्जी डिग्री बताकर उनको वहां से हटा दिया गया। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि शिकायत करने पर उन्हें मानहानि की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मांगों पर ध्यान नहीं देने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ में आपदा प्रभावितों को हरिद्वार के एक ट्रस्ट की ओर से पशु आहार दिया गया। हरिद्वार की मां तारा माता ओंकारानंद ट्रस्ट की ओर से यह पशु आहार दिया गया। जोशीमठ पालिका मार्केट में बने कैंप में ये कपिला पशु आहार बांटा गया। करीब 500 बैग पशु आहार वितरण हो चुका है। ट्रस्ट बाकायदा नगर के वार्डों में पशुधन का सर्वे कराकर पशु आहार बांटा जा रहा है, जिससे राहत शिविर में रह रहे आपदा प्रभावितों के मवेशियों को कोई समस्या न हो। तारा माता है, जिनका ओंकारानंद ट्रस्ट और तारा माता ट्रस्ट के नाम से है। इन्होंने पिछले बार तपोवन की आपदा में सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की तो माता तारा ने की, और माता तारा तपोवन में भी बहुत सारे घरों में गई, परिवारों घरों में गई, वहां में लोगों के सुख दुख बांटे। और जब उनको ये पता चला कि जोशीमठ में भी इस तरह से आपदा है तो उन्होंने मेरे से भी संपर्क किया। तो मैंने कहा पूज्य माता जी, इस समय गाय पशु सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मनुष्य के लिए तो कहीं ना कहीं से सरकार भी लगी है, लेकिन पशुओं की स्थितियां अभी खराब हो रही है। तो माता जी ने तुरंत ही 500 बैग कपिला पशु आहार का यहाँ पे भेजा, जिससे 9 वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में जितने पशुपालक हैं, जो कि लिस्ट 600 की लिस्ट हमको पशुपालन विभाग से प्राप्त हुई, और प्रत्येक वार्डों में बहुत अच्छे ढंग से माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पे सभी पशुओं को ये चारा प्राप्त हो रहा है। उधम सिंह नगर की काशीपुर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मुंबई से तमंचे की सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली प्रभारी मनोज रतूड़ी ने बताया कि तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है। मादक पदार्थों के विरुद्ध और ये जो अवैध असलहे बनते हैं इनके विरुद्ध छड़ा गया है। इसी कड़ी में हमारी टीम जो मुखबिरों के माध्यम से सूचना एकत्र करते हैं और इस टाइप का यदि कोई अवैध असला का कहीं व्यापार हो रहा है तो उसके संबंध में जानते हैं। तो कल इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 तमंचे बरामद हुए हैं। जो उत्तराखंड का बॉर्डर है वहाँ से ये तमंचे खरीद के ला रहे थे और इन तमंचों को लेके ये बाहर बम्बई वगैरह जाके इनको बेचना चाहता है। तो मुखबिर की सूचना पे 5 एक साथ गिरफ्तार किए गए हैं। 5 की गिरफ्तारी के बाद उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके लिए राजस्व विभाग, नगर निगम और वन विभाग सहित रेलवे ने संयुक्त रूप से सर्वे शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी धीरज सिंह ने कहा कि जिले में पहली बार नई टेक्नोलॉजी के साथ भूमि सर्वे का काम किया जा रहा है, जिससे भूमि का सर्वे कर नक्शा तैयार किया जा सके और राजस्व अभिलेखों में दर्ज नक्शे से मिलाया जा सके। 20 दिसंबर को नैनीताल हाई कोर्ट ने रेलवे के अतिक्रमण 1 सप्ताह में खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 78 एकड़ में 4563 घर तोड़े जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट में स्टे दे दिया है। लिहाजा प्रशासन सर्वे के कामों में जुटी हुई है। ये जो पहले 2016 में कभी सीमांकन हुआ है तो उसमें रेलवे के मैप के आधार पे हुआ, वो भी समय समय पे रेवेन्यू का जो स्टाफ था उन्होंने उनको एसेस किया। इसलिए ये जॉइंट सर्वे हम लोग करा रहे हैं, जिसमें रेलवे की पूरी टीम है और रेवेन्यू टीम के साथ साथ हम लोग अपने जो भी अभिलेख हमारे राजस्व के हैं, अगर भू अभिलेखों के संबंध में अगर बात करेंगे तो जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पास होते हैं वही अंतिम माने जाते हैं। ऑटोकैड से अब जो भी मैप हमारे पास आएगा उसको राजस्व अभिलेखों में जो राजस्व के मैप है उसको सुपर इम्पोज करके देखेंगे कि उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है।
चंपावत जिले के पुरुष कराटे टीम को राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि देहरादून में चल रही खेल महाकुंभ के राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धि प्राप्त की। इस मौके पर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कराटे खिलाड़ियों और उनके कोच को बधाई दी। वहीं सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने कराटे खिलाड़ियों को सीएम आवास में बुलाकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कराटे खिलाड़ियों ने चंपावत जिले का मान ऊंचा किया है। साथ ही उन्होंने कराटे खिलाड़ियों को हर खेल सुविधा देने का भरोसा दिया। चंपावत जिले के 22 मेडल आए, जिसमें गोल्ड 4, 6 सिल्वर और 12 कांस्य पदक के साथ हमारा जो जिला चंपावत है पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर आया। और सभी खिलाड़ियों को और कराटे परिवार को और चंपावत जिले के जिला युवा कल्याण अधिकारी जी को और हमारे जिला प्रशासन को सभी को बहुत बहुत बधाई। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पीएमजेएसवाई ने गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल कर सड़क बनवा दी, जिसको लेकर स्थानीय युवाओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 सालों से इस सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है, लेकिन विभाग सड़क की मरम्मत नहीं करा रहा है, जिसके चलते इस सड़क पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। वहीं पीएमजेएसवाई के अधिशासी अभियंता का कहना है कि सड़क के लिए रिटेंडरिंग की व्यवस्था की जा रही है और टेंडर प्रक्रिया के बाद मार्च अप्रैल तक डामरीकरण किया जाएगा। लगभग 2.5-3 वर्ष हो गए हैं, इस पर डामरीकरण नहीं हो पा रहा है और लगातार पीएमजेएसवाई से हम 2.5-3 वर्षों से हम लगातार गुहार लगाते आ रहे हैं कि इसका डामरीकरण किया जाए। लेकिन विभाग की ओर से हर बार जब भी हम आते हैं आश्वासन दे दिया जाता है कि आज हम ये काम करेंगे, कल से हम ये करेंगे, लेकिन यहाँ आकर हकीकत मालूम होती है कि विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की जा रही है। इनके उच्च स्तर से अधिकारियों से परमिशन नहीं मिल पाई है। और लेकिन जो हकीकत ये है कि ये लोग बिल्कुल भी उस पर काम नहीं कर रहे हैं। और अब स्थिति ये है कि जो हमारी ज्ञान सड़क है उसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि वहाँ पर लगातार आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों द्वारा जो धरना दिया जा रहा है उस धरना का इनका तात्पर्य था कि जो ज्ञान सुज्ञान मोटर मार्ग है ये काफ़ी समय से बंद है, इसका कार्य नहीं आरंभ हो रहा है। इस संबंध में इस खंड के द्वारा उच्च अधिकारियों को इस कार्य को पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रकरण भेजा गया था। जो बैलेंस वर्क है उसके लिए प्रकरण भेजा गया था कि इसकी निविदा में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो आज जो श्री नेगी जी द्वारा मुझसे यही पूछा गया कि इनमें आप कब कार्य प्रारंभ कर देंगे, तो इसमें मेरी वार्ता अधीक्षण अभियंता महोदय से हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।